जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो जाता है तब वो अपनी नाकामियों के लिए किसी और को जिम्मेदार करार देता है। इसकी वजह से वो अपने आप को बुरा साबित होने से बचा लेता है। जिस पर जिम्मेदारी डाली जाती है उसे ही बलि का बकरा कहते हैं। बलि का बकरा व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्तियों द्वारा समूहों के विरुद्ध, समूहों द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध और समूहों द्वारा समूहों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बलि का बकरा मुहावरे का अर्थ क्यों समझाया है आज इस वीडियो की शुरुआत में। तो मैं आपको बता दूं कि बिना इसका अर्थ जाने आज के इस वीडियो को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए मैंने बलि का बकरा, ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ मैंने समझाया है। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव। यहां पर आपको मिलती है सटीक और सही जानकारी वाली डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की खबरें। बलि का बकरा, ये टर्म आया है पाकिस्तान से। ये टर्म मैं लेकर नहीं आया हूं। ये पाकिस्तान के एक बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए। उन्होंने ये बातें इमरान सरकार के लिए कही हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं और किस तरह वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, या मैं उनके शब्दों में कहूं, जो उन्होंने बोला है शब्द, उनके शब्दों में कहूं तो अपनी नाकामियों से बचने के लिए अपने पापों का जो ठीकरा है वो बलि के बकरे पर फोड़ रहे हैं। देखिए, पिछले अगर 40 महीनों में आप देखें, हुकूमती जो तर्जुमान आते हैं या हुकूमती जो दावे किए जाते हैं, जो स्टेटमेंट सामने आती हैं, वो या तो आधे सच होते हैं, आधा सच बताया जाता है, या वो पूरा का पूरा झूठ होता है जो बताया जाता है। हमारे यहाँ होता ये है कि हुकूमत जो है वो कुर्बानी के बकरे ढूंढती है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो आलमी मंडियों की गलती है, अगर चीनी महंगी हो रही है तो वो माफिया की गलती है। ये सब कुर्बानी के बकरे हैं। असल फुकदान जो है वो हुकूमती पॉलिसी का है। डॉक्टर फारूक सलीम का परिचय सिर्फ इतना नहीं है कि ये पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, बल्कि ये कॉलमिस्ट भी हैं द न्यूज और पाकिस्तान ऑब्जर्वर में। इन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, पॉलिटिकल साइंस इनकी फील्ड है। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कई सारे संस्थाओं में काम कर चुके हैं, जैसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी। फारूक सलीम का परिचय देने का मेरा एक मकसद है। यहां पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मेरी वीडियो देखेंगे, जो इस पर रिएक्शन देंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई आप इस बंदे को देखिए, इसकी डिग्रीज देखिए, इसका एक्सपीरियंस देखिए कि ये जो बातें कह रहा है क्या वो लॉजिकली हैं। बिना लॉजिक के मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान बात करेगा। तो फारूक सलीम बहुत समझदार, बहुत जानकार और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। इसीलिए मैंने इनका परिचय दिया कि आप समझिए कि ये क्या बातें कह रहे हैं और इसको एनालाइज करिए, और इनकी बातों को जो मैं एनालाइज करके बताऊंगा आप उसे भी सुनिए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान के लोग करते हैं कि वो सच को स्वीकारते नहीं है, और सच को स्वीकारने से होता यह है कि हालात और ज्यादा खराब होते जाते हैं, और पाकिस्तान में फिलहाल तो यही हो रहा है। तो फारूक सलीम ने पाकिस्तान ऑब्जर्वर के लिए इसी 19 फरवरी को एक आर्टिकल लिखा और इसका टाइटल रखा स्केपगोट, हिंदी में कहें तो बलि का बकरा। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बलि का बकरा का अर्थ क्यों बताया। क्या लिखा है फारूक सलीम ने इस आर्टिकल में, यह बताने से पहले आपको पाकिस्तान ऑब्जर्वर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बात भरोसे की है और भरोसा तभी आता है जब आप किसी संस्था की पूरी जानकारी रखते हैं। तो पाकिस्तान ऑब्जर्वर की हेडिंग के साथ लिखा है आईज एंड ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, वाइडली रीड एंड ट्रस्टेड डेली, फाउंडेड बाय जाहिद मलिक, सिताराए इम्तियाज। तो जो लोग जाहिद मलिक के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि 2016 में उनका निधन हो गया था। वो पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार और राइटर थे। पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन पुरस्कार सिताराए इम्तियाज मिलना बताता है कि उनका कद कितना बड़ा था। तो जाहिद मलिक ने ही करीब 34 साल पहले पाकिस्तान ऑब्जर्वर की स्थापना की थी। यानी पाकिस्तानी सोसाइटी में पाकिस्तान ऑब्जर्वर की एक ठीक ठाक पहचान है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ऑब्जर्वर और फारूक सलीम और ये जो जाहिद मलिक साहब हैं, इनका परिचय मैंने इसलिए दिया, इनके बारे में इसलिए मैंने बताया कि आपको भरोसा हो कि भाई जो बात यहां पर कही जा रही है, या जो बात इमरान खान सरकार के ऊपर जो आर्टिकल में लिखी गई है, वो बात सही है, समझदारी वाली है, दूरदर्शी है, भविष्य देखते हुए लिखी गई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको इन पूरी बातों को ध्यान से सुनना।
तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फारूक सलीम साहब ने अपने इस आर्टिकल में जो बली का बकरा उसका शीर्षक दिया है उसमें क्या क्या लिखा है। फारूक सलीम ने इसमें बताया है कि इमरान खान सरकार के लिए बली का बकरा नंबर 1 जो है वो है पुरानी सरकार। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने लिखा है कि साल 2018 में जब पीटीआई की सरकार बनी तो पाकिस्तान के ऊपर 30,000 बिलियन का कर्ज था। उसके बाद से पाकिस्तान पर यह कर्ज बढ़कर 50,000 बिलियन के पार पहुंच चुका है। फारूक सलीम ने इसे समझाने के लिए पुरानी सरकारों में लिए गए कर्ज का डेटा दिया है। वो कहते हैं कि साल 2008 से साल 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार ने 5 बिलियन रोजाना के हिसाब से कर्ज लिया था। वहीं साल 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरकार ने 8 बिलियन रोजाना के हिसाब से कर्ज लिया था। वहीं पीटीआई यानी इमरान खान की सरकार ने साल 2018 से लेकर 2022 तक 17 बिलियन रोजाना के हिसाब से कर्ज लिया है। फारूक सलीम यहां पर सवाल उठाते हैं कि आखिर इमरान खान की सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज क्यों लिया। सरकार का जवाब है क्योंकि पुरानी सरकारों ने लिया था, उसे चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीटीआई की सरकार ने पुरानी सरकार के कर्ज चुकाए हैं तो कुल कर्ज में कुछ तो कमी होनी चाहिए। कायदे से कुल कर्ज 30,000 बिलियन तक आ जाना चाहिए था, लेकिन घटकर 30,000 बिलियन तक आने की बजाय यह बढ़कर 50,000 बिलियन हो चुका है। जाहिर है 20,000 बिलियन का अतिरिक्त कर्ज पीटीआई की सरकार ने लिया और सारा ब्लेम पुरानी सरकार पर डाल दिया। तो पुरानी सरकार इमरान खान के लिए परफेक्ट बलि का बकरा बनी है। पीटीआई सरकार के सारे पाप पुरानी सरकार पर डाल दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमें वो 200 अरब डॉलर का बताया गया था कि लूटी हुई आमदन जो है वो वापस आएगी, 100 बिलियन डॉलर आईएमएफ को वापस कर दिया जाएगा और उसके बाद 100 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च किया जाएगा। 2019 में मुसलसल हमें ये बताया जाता रहा कि गर्दिशी कर्जा जांच जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल में कर लिए हैं। 2020 का पूरा साल गुजरा और हमें ये बताया जाता रहा कि हुकूमत ने खसारा जो है, करंट अकाउंट का खसारा जो है उसको कंट्रोल कर लिया है। अगर 2021 में आप देखें तो शुरू में हमें बताया जाता रहा कि सारे के सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हो गए हैं। फिर हमें बताया, जैसे आपने भी कहा कि मई में वजीर आजम साहब ने खुद से कहा, फिर जून में कहा गया कि महंगाई कंट्रोल में कर ली गई है, ऑलरेडी कर ली है। और फिर ये भी बताया जाता रहा कि बुरा वक्त जो है वो गुजर चुका है। तो वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट जो है हुकूमत और आम आवाम के दरमियान में, उसमें खलीज मैं समझता हूँ बहुत बढ़ गया। मुझे लगता है कि मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिलाता चलूं कि ये वही इमरान खान हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे कि भाई मैं कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा। लेकिन 3.5-4 साल हो गए हैं उनको पीएम बने हुए और उसके बाद उन्होंने क्या किया है ये पाकिस्तान को भी पता है, ये पूरे दुनिया को पता है। तो अगली जो बात लिखी है आर्टिकल में फारूक सलीम साहब ने, और जो अगला बली का बकरा बनाया है वो बली का बकरा है इंटरनेशनल मार्केट। और यह बना है क्योंकि इमरान खान देश में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहे, तो उन्होंने इसके लिए बली का बकरा बना दिया है कि जी इंटरनेशनल मार्केट जिम्मेदार है। फारूक सलीम इसके लिए बताते हैं कि पाकिस्तान में साल 2014 में पेट्रोल 82 रुपए लीटर था, अब ये 160 रुपए लीटर हो चुका है। यहां पर सवाल उठाया है उन्होंने कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए लीटर से 160 रुपए लीटर क्यों हुई। इसके लिए सरकार बोलेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। यह कहना मौजूदा सरकार के द्वारा अपने पापों को इंटरनेशनल मार्केट पर थोपना ही उसे बली का बकरा बनाता है। सच्चाई यह है कि साल 2014 में कच्चे तेल का एक बैरल $96 का आता था। अभी भी कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $96 पर बैरल ही है। हकीकत यह है कि 7 साल पहले कच्चे तेल की जो कीमत इंटरनेशनल मार्केट में थी वही कीमत आज भी है, लेकिन पिछले 7 साल में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 100% बढ़ चुकी है। इसीलिए हाँ, इंटरनेशनल मार्केट बली का बकरा है इमरान खान की सरकार के लिए। सच्चाई यह है कि हमारा रुपया 101 रुपए डॉलर से गिरकर 177 रुपए डॉलर हो गया है, और असली वजह यही है कि पेट्रोल की कीमतें जो 82 रुपए से 160 रुपए लीटर हुई हैं, यही असली वजह है। 2014 में 82 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था और आज 160 रुपए का है। तो आलमी मंडियों में तो 0% कोई चेंज नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, वो 100% बढ़ गई है। तो हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान में कीमत इसलिए बढ़ी है
क्योंकि आलमी मंडी में कीमत बढ़ गई है, तो इस बात में, इस आर्ग्यूमेंट में कोई हकीकत नहीं है। अब जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आप सोचिए कि महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज के अंदर तेल इस्तेमाल होता है। आपकी सब्जी जो फार्म से आती है शहर तक पहुंचती है, ट्रक जो है वो डीजल पे चलता है, कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाती है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो मईशत की जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब मईशत स्लो डाउन हो जाएगी तो फिर आप सोचिए कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो फिर गुर्बत की शरह बढ़ जाएगी। अब इस वक्त तकरीबन 10 पाकिस्तानियों में से 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं। तो अब अगर हम की कीमत बढ़ाएंगे तो अब सोचिए कि ये गुर्बत की शरह से नीचे रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनकी तादाद और उनकी शरह मजीद बढ़ जाएगी। हाँ भाई, तो जो पाकिस्तानी लगातार ये कई रिएक्शंस में कहते रहते हैं कि भाई भारत में गुर्बत ज्यादा है, तो वो इस पर क्या कहेंगे? और ये डेटा मैंने नहीं दिया है, ये डेटा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया है। तो भाई अब आप उनकी बातों पर यकीन करेंगे या फिर उन्हें भी गद्दार करार देंगे? खैर, फैसला आपको करना है क्योंकि देश आपका है। रही बात, मैं तो यहां पर खबर देने आया हूं कि भाई क्या क्या कहा जा रहा है आपके देश के बारे में, आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, आपकी सरकार के बारे में। तो इमरान खान ने एक और बात की है। इमरान खान की सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और ये कैसे कर रही है ये भी आप देखिए। 2013-14 का जो माली साल था, अब उसको खोल के देखिए तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 31 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। जब वो 31 अरब पे जाती हैं तो हुकूमत जश्न मनाने लगती है कि देखिए हमने कमाल कर दिया। असल हकीकत ये है कि 2013-14 में हम उस लेवल पे पहुंच गए थे और अब हम वापस 6-7 सालों के बाद उस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर आप दूसरे ममालिक को देखें, बांग्लादेश 2013-14 में हमसे पीछे था, आज वो 40-45 अरब डॉलर की इंपोर्ट की बातें कर रहा है और अगले 2-3 सालों में उसका टारगेट जो है वो उसने 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का रखा है। तो हम तो 7 साल की गुजरने के बाद अब उस लेवल पे पहुंचे हैं जहां हम 2013-14 पे थे। यानी किया कुछ नहीं, लेकिन प्रचार ऐसा कर दो कि आवाम को लगे कि हाँ भाई काम तो हुआ है इमरान खान की सरकार में। अब भले काम हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन प्रचार ऐसा कर दो कि बस संदेश चला जाए। खैर, तो जो इमरान खान के बली के बकरों की जो लिस्ट फारूक सलीम साहब ने बनाई है, वो लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इस लिस्ट में एक और नाम है जो बहुत बड़ा नाम है, ये नाम है माफिया का। आपको याद होगा कि इमरान खान प्रधानमंत्री बनने से पहले भी माफिया के खात्मे की बात करते थे, और हर साल कोई ना कोई उनका बयान लगातार आता रहा है कि भाई मैं माफिया का खात्मा पाकिस्तान से कर दूंगा। वो चाहे लैंड माफिया हो, वो चाहे राशन माफिया हो, वो चाहे कोई भी माफिया हो। लेकिन हुआ क्या? आज भी 4 साल सरकार के उनके बीतने वाले हैं, आज भी वो रट लगाए बैठे हैं कि भाई माफिया मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे। इसीलिए फारूक सलीम ने बली का बकरा नंबर 3 घरेलू माफिया को बताया है। वो बताते हैं कि आटे की कीमत पिछले 3 साल में 35 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए किलो हो गई है। पर सरकार इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं बताती है, कहती है माफिया जिम्मेदार है। चीनी की कीमत पिछले 3 साल में 55 रुपए किलो से बढ़कर 110 रुपए किलो हो गई है, लेकिन सरकार कहती है कि इसके लिए भी माफिया जिम्मेदार है। बिजली की कीमत 11 रुपए यूनिट से बढ़कर 28 रुपए यूनिट हो चुकी है, लेकिन सरकार कहती है कि इसके पीछे माफिया है। तो माफिया एक परफेक्ट स्केपगोट है। असली परेशानी है सरकार के पास नीति का ना होना। असली पाप यही है कि सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, इसलिए इसका ठीकरा माफिया नाम के बली के बकरे पर फोड़ दिया जाए। गोल्डन रूल भी यही है कि जब चीजें गलत हो जाएं तो फौरन बली का बकरा ढूंढ लिया जाए। आइंस्टाइन जो साइंसदान गुजरा है वो ये डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी कहता था कि बेवकूफी की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है कि एक ही तजुर्बे को आप बार बार रिपीट करते रहें और इस तवक्को से बैठ जाएं कि कोई नतीजा फर्क निकलेगा। आपने कहा कि पहली हुकूमत जो है वो भी स्टेट बैंक से डॉलर्स निकाल के मार्केट में फेंकती थी और डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। ये हुकूमत भी वही काम कर रही है। पहली हुकूमत भी फेल हुई थी, ये भी हुकूमत फेल हो रही है। तो भाई ये थी सारी बातें जो इमरान खान सरकार के बारे में लिखी गई थी। तो अब मेरे इस वीडियो को कई पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले देखेंगे, कई बुद्धिजीवी हैं, वो बड़े बुद्धिजीवी हैं यार, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मुझे लग रहा है कि कई तो ऐसे हैं जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट की बातों को भी झूठा साबित कर देंगे, बोलेंगे यार इसे कुछ नहीं आता, ये बकवास बोल रहा है बंदा, ये इमरान खान के खिलाफ वाला बंदा है। लेकिन भाई आप सोचिए कि जो बातें उन्होंने कही हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं,
वो पॉइंट्स कैसे हैं, क्या वो लॉजिकल हैं या वो हवा हवाई हैं। मैंने सारी स्टडी की है इनकी बातों की, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हवा हवाई हो। तो इसलिए आप इनके लॉजिक को अपने लॉजिक से काटिए, लेकिन आपके लॉजिक में दम होना चाहिए। ये सस्ता लॉजिक नहीं होना चाहिए कि जिसको देख के मुझे भी हंसी आए और बाकी जो जनता देखे वो भी हंसे कि अरे यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रहा है, क्या बेवकूफों वाला रिएक्शन दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा पढ़िए लिखिए और पॉइंट भारी लेकर आइए कि नहीं बॉस, अगर इन्होंने ये बात कही है तो इसके जवाब में मेरा पॉइंट ये है। और वो थोड़ा पढ़े लिखे वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं भाई बात में दम है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चली जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद।